नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताऊंगा सलमान खान के बाद और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। टारगेट पर बॉलीवुड आ गया है। पहले लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान को धमकी दे चुके हैं, जो बॉलीवुड के सुल्तान भी हैं, उनका किरदार, लेकिन अब एक और धमकी मिली है। ये धमकी क्या लॉरेंस ने दी है या फिर किसी और ने, इसी पर आज एक्सरे रिपोर्ट है। लेकिन धमकी किसको मिली? शाहरुख खान को, पठान को धमकी मिल गई है। और इसके बाद बबलू पंडित यानी विक्रांत मैसी को भी धमकी मिली है। अब अगला नंबर किसका है दर्शकों, और आज कौन है ये धमकीबाज, इसका पूरा का पूरा एक्सरे हमने किया है और आपको आज की एक्सरे रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि एक एक करके तमाम सेलिब्रिटीज टारगेट पर आ रहे हैं। क्या इन सब के पीछे लॉरेंस है? क्योंकि धमकी, ये शब्द बीते कुछ दिनों में आपने मेरी जुबान से कई बार सुना होगा। लगातार हम सलमान खान को मिल रही धमकियों का एक्सरे भी कर रहे हैं। भाईजान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आए दिन जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और सुपरस्टार का नाम जुड़ गया है। लाखों दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान को यह धमकी मिली है दर्शकों। हालांकि यह धमकी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आई है या फिर किसी और की तरफ से, यह जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह बॉलीवुड से स्टार्स पर धमकियों की नजर पड़ी हुई है, यह बेहद चिंताजनक है। चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या फिर कोई और, सीधे सीधे कलाकारों को जान से मारने की कोई धमकी दे रहा है। इससे तो यही पता चलता है कि एक एक कर हर एक्टर गैंगस्टर्स के निशाने पर आ रहा है या आ सकता है। यह बहुत मुमकिन है। और इस फहरिस्त में अब तक के हालात में सबसे ऊपर बड़े बड़े सुपरस्टार नजर आ रहे हैं। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को धमकी देना क्या इसी बात की ओर इशारा करता है दर्शकों? इसी पर हमने एक्सरे रिपोर्ट दिखाई है। लेकिन शाहरुख खान को एकाएक धमकी कैसे मिली, पहले वो समझिए। मायानगरी के दो जगमगाते सितारे सलमान और शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। ये दोनों खान फिल्म इंडस्ट्री की जान माने जाते हैं। एक दबंग है तो दूसरा पठान। इनका मुकाबला कर पाना आसान नहीं। इन दोनों के बिना बॉलीवुड की बड़ी फिल्में अधूरी सी लगती हैं। बॉलीवुड सूना सा लगता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे कभी सलमान को धमकी देते हैं तो कभी धमकी भरा ये कॉल शाहरुख खान के नंबर पर घूम जाता है। इस धमकी के बाद शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर हड़कंप मच जाता है। बादशाह के फैंस उनकी सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। मन्नत के बाहर लोगों की भीड़ जुट जाती है। 5 नवंबर को दोपहर तकरीबन 1:21 पे बांद्रा पुलिस स्टेशन को एक फोन आया और जिसमें कहा गया है कि शाहरुख खान को ये मैसेज दे दीजिए कि वो 50 लाख रुपया दे, नहीं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। बांद्रा पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जब से शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है, तब से पूरी मायानगरी से लेकर एक एक शख्स डर में डूबा है। बॉलीवुड में एक सस्पेंस बन गया है, एक खौफ पैदा हो गया है कि अगली घंटी किसके फोन पर बजेगी, कौन होगा गैंगस्टर का अगला टारगेट। धमकी तो मिल गई दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि धमकीबाज ने कहा क्या है, क्या हुआ था उस दौरान। धमकी भरा एक कॉल आता है 5 नवंबर और दोपहर 1:21 पर बांद्रा थाने के अंदर लैंडलाइन पर फोन की घंटी बजती है। मुंबई पुलिस कांस्टेबल फोन रिसीव करता है। अगर शाहरुख खान जान बचाना चाहता है तो 50 लाख रुपए दे दो, उधर से आवाज आती है, नहीं तो शाहरुख को जान से मार दूंगा। ये कौन? कांस्टेबल संतोष ने धमकीबाज से पहचान पूछी। उसने कहा मेरा नाम हिंदुस्तानी लिखो। इसके बाद धमकीबाज कॉल काट देता है और इसके बाद बांद्रा थाने में हड़कंप मच जाता है दर्शकों कि आखिर ये कौन है।
ये शाहरुख खान की जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। लेकिन जब नाम पूछा तो धमकीबाज ने फोन काट दिया। लेकिन आज मैं आपको वो फोन नंबर दिखाने वाला हूं दर्शकों, जिससे ये फोन कॉल आया था। इसका बाकायदा स्क्रीनशॉट है मेरे पास, दिखाइए जरा। ये एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है जो आप देख रहे हैं दर्शकों। नंबर पर गौर कीजिए, क्या लिखा हुआ है, +91 से ये शुरू हो रहा है। यानी ये कोई इंटरनेशनल कॉल नहीं थी, विदेश से नहीं आई थी। प्रोफाइल पर कोई फोटो भी नहीं लगा था। लेकिन हां, जब अबाउट इन्फो को खंगाला गया तो उसमें लिखा था एडवोकेट डॉक्टर खान। यानी ये नंबर किसी वकील का है और वकील मुसलमान है। इतनी जानकारी जुटाने के बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हो जाती है। छानबीन शुरू होती है। कॉलर का पता लगाने का काम पूरी टीम करती है। नंबर के जरिए कॉलर की पहचान की जाती है, उसका पता लगाया जाता है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, जब कॉलर का पता लगता है तो उसके बाद की तस्वीर क्या होती है, पुलिस क्या करती है, आइए जरा आपको बताता हूं। क्योंकि जैसे ही कॉलर का पता लगता है, नंबर फैजान खान के नाम पर रजिस्टर है, इसकी जानकारी मिलती है। आरोपी की लोकेशन ट्रेस की जाती है, वो रायपुर छत्तीसगढ़ की निकलती है। धमकी देने के बाद आरोपी ने अपना फोन बंद कर लिया था। पुलिस जांच को बढ़ाती है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है दर्शकों। बीएनएस की धारा 308, 4, 351, 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया गया है। यानी अब मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई है। लेकिन ये कॉलर कौन है, क्या इसके पीछे लॉरेंस गैंग है, ये सस्पेंस बना हुआ है। अब पुलिस तहकीकात करती है। तहकीकात के बीच फैजान खान तक पुलिस की टीम पहुंच जाती है। पुलिस ने फैजान से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की दर्शक। और फैजान क्या कहता है कि यह कॉल उसने नहीं किया। यह फैजान है जो आपको टोपी में दिख रहा है। उसका फोन तो 2 नवंबर को चोरी हो गया था, जबकि पुलिस के पास शाहरुख खान के लिए धमकी भरा फोन आता है 5 नवंबर को। अब पहले आपको सुनवाते हैं फैजान क्या कह रहा है, फिर आगे की कहानी। मेरा 2 तारीख को मोबाइल चोरी हो गया था। उसकी कंप्लेंट दी, इधर उसकी कंप्लेंट दी हुई मैंने खमाड़ी पुलिस स्टेशन में। हाँ, और 5 तारीख किसी ने कॉल कर दिया शाहरुख खान को कि 50 लाख दो, नहीं तो जान से मार देंगे। तो उस पर मुंबई पुलिस आई थी रायपुर, यहाँ पे मुझसे पूछताछ करने के लिए मेरे घर पे आए थे। फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, अपना मोवा पुलिस स्टेशन में। तो करीबन 1-2 घंटा पूछताछ की उन्होंने मुझसे, मेरा स्टेटमेंट दिया मेरा। फिर अब 14 तारीख को वहाँ मुंबई बुलाया मुझको। वहाँ पे उन्होंने फैजान की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो पुलिस की तहकीकात पूरी होने के बाद ही पता चलेगा दर्शक। लेकिन यहां अब कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल क्या? फैजान का बयान तो आपने सुन लिया। अगर फोन चोरी हो गया तो फैजान ने इसकी एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? फैजान ने अपने नंबर को बंद क्यों नहीं कराया? यह सवाल जायज भी है। अमूमन अगर आपका फोन चोरी होता है तो क्या करते हैं? इस तरह की घटनाओं के बाद क्या होता है? हर आम आदमी यही करता है, फोन बंद करता है। इस पर फैजान का कहना है कि उससे गलती हो गई, उसने अपना नंबर बंद नहीं करवाया। अब फिलहाल पुलिस को सारी डिटेल फैजान ने दे दी है और पुलिस ने आज ही स्टेटमेंट ले लिया है। फैजान पहले मुंबई के लालबाग में ही रहता था, अब रायपुर की कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। साथ ही साथ पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान के घर मन्नत की सुरक्षा बढ़ा दी है। बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। शाहरुख की सुरक्षा के लिए पुलिस ने भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया है। लेकिन बड़ी बात क्या है, अगर फैजान नहीं तो धमकी किसने दी है, यह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश की रिपोर्ट। मैं इस समय शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर हूं और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से पहले सलमान खान को लगातार कई धमकियां मिल चुकी है, उसके बाद कहीं के शाहरुख खान को जो धमकी भरा फोन आया है उसको लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और शाहरुख खान के घर के बाहर भी और अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस की टीम लगातार इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी है। इस धमकी के पीछे कौन है? शाहरुख को धमकी देने में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या फिर किसी और का? ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है दर्शक, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग ही हो।
क्योंकि जो भी सलमान खान का दोस्त उनकी फ्रेंड लिस्ट का हिस्सा है वो लॉरेंस की हिट लिस्ट में शामिल है, आपको पता है। यानी जो सलमान से दोस्ती करेगा वो लॉरेंस के निशाने पर आ जाएगा, जो उसकी लिस्ट में वो लॉरेंस की हिट लिस्ट में। क्योंकि इससे पहले सलमान के करीबी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मार डाला, फिर जीशान सिद्दीकी को जान से मारने का धमकी भरा फोन आता है, और अब किंग खान को अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। तो क्या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है? क्योंकि धमकियों का यही सिलसिला इस ओर इशारा करता है कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो सकता है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि दर्शकों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली हो। यह सिलसिला तो 90 के दशक से चल रहा है। शाहरुख खान पिछले कुछ समय से कड़ी सुरक्षा के घेरे में है। शाहरुख ने 2023 में एक दावा किया था कि उन्हें फिल्म पठान और जवान की सफलता के बाद मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। सोचिए जरा, शाहरुख को धमकी पहले भी मिली है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि शाहरुख खान किस तरह के सुरक्षा घेरे में रहते हैं, वो क्या करते हैं, कब कब जाते हैं, उनकी सुरक्षा घेरे में क्या है, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए, शाहरुख खान Y+ श्रेणी की सुरक्षा घेरे में रहते हैं और अक्टूबर 2023 में शाहरुख खान को यह सुरक्षा दी गई है। Y+ श्रेणी में 11 पुलिसकर्मी सुरक्षा घेरा इनका रहता है, तैनात रहते हैं। 2 से 4 कमांडो और पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। 6 हथियारबंद जवान 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहते हैं। सलमान खान को भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यानी सलमान और शाहरुख की सुरक्षा तो एक है, लेकिन क्या इनको धमकी देने वाला भी एक है? यह सवाल अब तक बना हुआ है दर्शकों। लेकिन शक की सुई बार बार लॉरेंस गैंग पर जाती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं शाहरुख और अंडरवर्ल्ड से क्या कनेक्शन है। शाहरुख खान को धमकी का रिश्ता बड़ा पुराना है जो अंडरवर्ल्ड से मिली थी। एक दौर था जब आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती थी, और यह दौर था 90 के दशक का। दर्शक, एक्टर अपने करियर के पीक पर है। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए थे शाहरुख खान, क्योंकि अंडरवर्ल्ड चरम पर था। पूरा किस्सा मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि शाहरुख उस समय भी अंडरवर्ल्ड के आगे नहीं झुके थे। शाहरुख ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को सीधे और साफ शब्दों में कहा था कि गोली मारनी है तो मार दो, पर तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। इस बात को खुद फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने जवान फिल्म की रिलीज के समय दुनिया के सामने रखा था। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था दर्शक, और उसमें वो लिखते हैं कि शाहरुख ही अकेले स्टार थे जो अंडरवर्ल्ड के सामने सरेंडर नहीं करते हैं। ये देखिए, आप वो ट्वीट दिखा रहा हूं। शाहरुख ने बोला कि गोली मारनी है तो मार दो, पर तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करूंगा। अब बड़ी बात क्या है दर्शक, 90 के दशक में शाहरुख को कैसे धमकी दी गई, कौन था इसके पीछे, इसकी पूरी कहानी किस्सा है। आइए जरा आपको बताता। अबू सलेम शाहरुख खान को कई बार धमकी दे चुका था। 1990 के दौर में अबू सलेम खूंखार गैंगस्टर के तौर पर कुख्यात था। ये बैठा हुआ है। ठीक वैसे ही आज लॉरेंस बिश्नोई है। शाहरुख पर अंडरवर्ल्ड के साथ काम करने का दबाव डाला गया। फिल्मों की कमाई का हिस्सा भी शाहरुख खान से मांगा जाता। शाहरुख खान को पुलिस प्रोटेक्शन मिली धमकी के बाद। दिल तो पागल है फिल्म की शूटिंग चल रही थी दर्शक। एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉलर ने शाहरुख से पूछा, क्या हाल है? शाहरुख ने पूछ लिया, आप कौन बोल रहे हैं? फोन पर दूसरी तरफ कौन था? अबू सलेम था दर्शक। अब अबू सलेम शाहरुख को गालियां देने लगता है फोन पर ही। शाहरुख ने अबू सलेम से पूछा इस बीच, आपको प्रॉब्लम क्या है? अबू बोला, तुम मुसलमान हो, फिल्म मेकर्स को बढ़ावा देना चाहिए जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। मुझे लगता था कि तुम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करो। डॉन ने कई बार शाहरुख को फिल्म पर सलाह देने की कोशिश की। सोचिए जरा, एक बार तंग आकर शाहरुख खान फोन कॉल से परेशान हो जाते हैं। शाहरुख ने कहा, आप फिल्मों पर मुझे सलाह ना दें। अबू सलेम को कहते हैं शाहरुख खान। इसके बाद छोटा शकील शाहरुख खान के पीछे पड़ गया, यानी डी कंपनी का पूरा हाथ था।
छोटा शकील शाहरुख को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। छोटा शकील अपने गुर्गों के पास पहुंचा और शाहरुख के पास उसने अपने गुर्गे भेज दिए। शाहरुख खान रानी मुखर्जी की वैनिटी वैन में जाके छिप गए थे दर्शकों, और शाहरुख वैन में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक छिपे रहे। छोटा शकील के वापस नहीं जाने तक शाहरुख खान वैन में रहे। यानी जैसे आपको 90 के दशक में अबू सलेम धमकी दे रहा था, ठीक वैसे क्या वाकई इस धमकी के पीछे लॉरेंस गैंग है या कोई और, अभी इसकी जांच पुलिस कर रही है दर्शकों। लेकिन शाहरुख और धमकियों का नाता इन्हीं कारण से बहुत पुराना रहा है। आपको याद है किंग खान को उनके 59वें जन्मदिन पर दहशत के साए में वो थे। हर साल वो अपने जन्मदिन पर अपने फैंस से मिलने के लिए उनके घर मन्नत की बैल्कनी में आते हैं, लेकिन वो अपने 59वें जन्मदिन पर सुरक्षा के वजह से बाहर नहीं आए थे दर्शकों, बालकनी में नहीं आए थे। और अब ताजा धमकी के इस मामले में पुलिस हर एंगल से इसका भी कनेक्शन निकाल रही है। क्या उस धमकी से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है? पुलिस फैजान को भी रिमांड पर लेकर मुंबई आ सकती है और फिर उससे भी कड़ाई से पूछताछ हो सकती है। साथ ही साथ शाहरुख की सुरक्षा को भी और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी बात जो मैंने आपसे शुरू में कही थी, शुरू से बोलता आ रहा हूं कि बॉलीवुड को ही एक एक कर कलाकार को धमकियां क्यों मिल रही हैं। इसमें फिल्म जगत के एक और जाने माने मशहूर अभिनेता का नाम जुड़ गया है। सलमान शाहरुख के बाद एक और, देख रहे हैं आप, विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी वेब सीरीज मिर्जापुर में बबलू पंडित किरदार में फेमस हुए थे, और आपने हाल ही में फिल्म देखी होगी 12th फेल, इसमें भी इन्होंने काम किया है। ये एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। अब उनकी फिल्म आ रही है द साबरमती रिपोर्ट, जल्दी रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही एक और सुर्खी बन गई है। उसका प्रमोशन तो चल रहा है, इस बीच खुद खुलासा करते हैं विक्रांत मैसी कि उन्हें लंबे समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक्टर की माने तो ये धमकियां उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए दी जा रही है। हालांकि ये कौन दे रहा है, इसके पीछे कौन है, इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं सुन बात। जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं, बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियाँ बोलते हैं, और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है, विदाउट सॉर्ट ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इट, इट इज समथिंग दैट आई एम डीलिंग विद एंड वी एज अ टीम कलेक्टिवली आर डीलिंग विद, एंड आई थिंक वी विल डील विद इट द वे इट इज ऑट टू बी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, और राज ठाकरे ने जो फतवेबाज हैं उन्हें बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज आपको दिखाने वाला हूं। दर्शकों, इस समय महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। वोटिंग में 2 हफ्तों से भी कम का वक्त बचा है, और महाराष्ट्र में अभी बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दा चल ही रहा था कि अब लाउड स्पीकर का मुद्दा लाउड हो गया है। और मुद्दा किसने उठाया है? एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। राज ठाकरे ने लाउड एंड क्लियर कह दिया है कि अगर सत्ता उनके हाथ में आई तो एक भी मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं दिखाई देगा। आखिर राज ठाकरे ने ऐसा बयान क्यों दिया है, इस बयान के पीछे की वजह क्या है, एक एक चीज आपको बताऊंगा, पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले राज ठाकरे क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। एक मुसलमान मौलवी यानी फतवा काढलाय, फतवा। एक मुसलमान मौलाना ने फतवा निकाला। ये सभी मुसलमान अब फतवा निकालने लगे हैं कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट दीजिए, सभी मिलकर एक होकर वोट दीजिए। इस तरह का फतवा निकल रहा है। आज मैं आपको शब्द देता हूं, अगर राज ठाकरे के हाथ में सत्ता दी, किसी एक मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो देखा दर्शकों आपने कि अभी तक बार बार फतवेबाज आगे आ रहे थे, लेकिन अब राज ठाकरे ने उन्हें सीधे तौर पर समझा दिया है। लेकिन क्यों लाउड हुए हैं समझिए। मौलाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है दर्शकों। मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ मौलाना भड़का रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए वो फतवा निकाल रहे हैं। मौलाना वोट के लिए भी फतवा निकालने लगे। एमबीए को वोट देने के लिए मौलाना ने फतवा निकाल दिया, और फतवे का असर लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया था। इसी वजह से राज ठाकरे कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो ये सब नहीं चलेगा।
अब मौलाना किस तरह से भड़का रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आपने 4 महीने पहले एकता का सबूत दिया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की जालिम सरकार 240 पर रुक गई तो ताकत खत्म हो गई। मुफ्ती हारून नदी में आपसे कहता हूं, अगर आपने महाराष्ट्र से इसको साफ कर दिया, अल्लाह की कसम मुल्क बच जाएगा। तो देखा, और ये महाराष्ट्र चुनाव से पहले बड़ी लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस लड़ाई में आगे क्या चल रहा है रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपने 4 महीने पहले एकता का सबूत दिया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की जालिम सरकार 240 पर रुक गई तो ताकत खत्म हो गई। मुफ्ती हारून नदी में आपसे कहता हूं, अगर आपने महाराष्ट्र से इसको साफ कर दिया, अल्लाह की कसम मुल्क बच जाएगा। नफरती मौलानाओं की इन्हीं भड़काऊ तकरीरों के खिलाफ एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने जंग का ऐलान कर दिया है। इन भड़काऊ मौलानाओं के लाउडस्पीकर को बंद करने के लिए साफ कह दिया है कि अगर सत्ता मिली तो मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा देंगे। मी तुम्हाला आता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ राज ठाकरे ने आवाज उठाई तो विरोधियों के निशाने पर आ गए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी इस बयान को सस्ती शौहरत पाने का तरीका बता रहे हैं। वहीं हिंदुत्व की बात करने वाले नीतीश राणे ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि ये पाकिस्तान नहीं है, कानून के राज वाला महाराष्ट्र है। सस्ती शोहरत के लिए हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत फैलने से पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये। मैं समझता हूँ कि इस देश में ये नफरत के पुजारी है ना, इनकी राजनीति बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना चाहिए। लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर जो बजते वो सारी इलीगल है, हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। जो राज ठाकरे जी का बोलना है वो एक हिंदुत्व कार्यकर्ता का हर एक का बोलना है कि हमारे महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा, तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। इसलिए जो राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं वो हमारे सबके वही बोलना है। एक तरफ राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कही तो उद्धव ठाकरे को स्वार्थी बताते हुए निशाने पर लिया। एक माणूस मुख्यमंत्री झाल्यावरती उद्धव ने बाला साहब ठाकरे के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट ही निकाल दिया। ये स्वार्थ के नाते किया क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनके साथ कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है। वो बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक बार फिर चुनाव से पहले हिंदुत्व बटेंगे तो कटेंगे के साथ लाउडस्पीकर का मुद्दा बन गया है। मुद्दा तो बन गया है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में एक और लड़ाई चल रही है। दर्शक, नीतीश राणे, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी AIMIM और उनके विधायक पद के उम्मीदवार। अब ये लड़ाई नीतीश वर्सेस भाईजान हो गई है। दर्शक, लेकिन इस लड़ाई में एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो सवाल खड़े करते हैं। सवाल बहुत सारे, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और जैसे इसका ऐलान हुआ था, जुबानी तीर एक दूसरे पर चलना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी और AIMIM के बीच ये जंग बढ़ती जा रही है। छोटे ओवैसी के फिर से 15 मिनट वाले बयान का एक्सरे हमने किया था कल, लेकिन आज लड़ाई उससे एक कदम आगे बढ़ गई है। दर्शकों, बीजेपी के नेता नीतीश राणे जो आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और AIMIM नेता नासिर सिद्दीकी, इनके बीच जुबानी जंग शुरू हो गई, लेकिन अदावत बहुत पुरानी दिखाई दे रही है। दर्शक, लेकिन पहले क्या कहा जा रहा है सुनवाते हैं। 5 फीट 5 रुपए वाला एक पेप्सी, वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। इतनी हिम्मतें बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंशाअल्लाह
असेंबली में घुस के मारने की अगर कोई ताकत रखेगा तो ये मजलिस के पूरे शेर इंशाअल्लाह उसको असेंबली के अंदर सिर्फ उसने गैर कानूनी बातों को अंजाम देना चाहिए। तो देखा, AIMIM के प्रत्याशी सीधे तौर पर भड़का रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? यह अदावत नई नहीं है। 19 सितंबर को बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने एक बयान दिया था। गणेश पंडालों पर पथराव को लेकर नीतीश राणे बयान देते हैं, राष्ट्र के खिलाफ बात करने वालों को संभालने की बात कहते हैं। लेकिन नीतीश राणे ने कहा कि एक शुक्रवार दो हम संभाल लेंगे। बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान ने पलटवार किया। दर्शकों, पठान ने कहा कि आओगे टांगों पर लेकिन जाओगे स्ट्रेचर पर। 6 नवंबर को इसके बाद AIMIM नेता नासिर सिद्दीकी का बयान सामने आ गया। 5 फुट 5 इंच का पेप्सी मस्जिद में घुसकर मारने की बात कह रहा है, नीतीश राणे को कह रहा है। नासिर सिद्दीकी की धमकी के बाद नीतीश राणे का पलटवार आया, घर पर शांति से सो जाओ वरना सपने में भी आकर मारूंगा, ये नीतीश राणे कह रहे हैं दर्शकों। लेकिन ये अदावत कितनी लंबी जाएगी, कहां तक जाएगी, इस रिपोर्ट में समझिए। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नीतीश राणे ने गणेश विसर्जन जुलूस पर हो रहे पथराव को लेकर बयान दिया था। लगातार हिंदू त्योहारों को टारगेट करने वालों को नीतीश राणे ने वार्निंग दी थी। त्या जिहादांना पहिला आवरा, त्या जिहादांच्या वर आम्ही बोलतोय आणि तुम्हाला त्या जिहादांना आवरायला जमत नसेल ना तर एक दिवस शुक्रवारी सुट्टी घ्या, त्या लोकांना साफ करून देण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल। अब इस वार्निंग के करीब सवा महीने बाद AIMIM नेता और संभाजी नगर से उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी ने नीतीश राणे पर विवादित टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या था, नीतीश राणे ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में पलटवार करने में देर नहीं की और साफ कह दिया कि पाकिस्तान और तालिबान के एजेंट अपनी नजर सुधार लें। 5 फीट 5 रुपए वाला एक पेप्सी वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, इतनी हिम्मतें बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंशाअल्लाह असेंबली में घुस के मारने की अगर कोई ताकत रखेगा तो ये मजलिस के पूरे शेर इंशाअल्लाह उसको असेंबली के अंदर सिर्फ उसने गैर कानूनी बातों को अंजाम देना चाहिए। त्याला पहिले घरात स्वस्त झोपायला सांग, नाहीतर स्वप्नात पण येऊन नितेश राणे तुला नागडा करून मारेल। मला त्या हिरव्या सापाला तेवढं कळून ठेव, तुझ्या लायकीने अवकाशीच्या अनुसार। नीतीश राणे और AIMIM नेताओं के बीच शुरू हुई जुबानी जंग आज से नहीं बल्कि काफी दिनों से चल रही है और अब इस बयानबाजी ने नया रंग ले लिया है। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, बाबा बागेश्वर को डर सता रहा है एक बड़ी बात का। लेकिन वो बात क्या है, क्यों डर सता रहा है, और देवकी नंदन ठाकुर भी है इसमें। लेकिन क्या हुआ है दर्शकों, आज आपको एक एक चीज बताता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर हिंदू धर्मगुरु साधु संत लगातार आप सभी को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। बार बार जगह जगह से ये कहा जा रहा है कि बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब तक तो हिंदुओं को एकता की ताकत समझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सनातन का झंडा लेकर चलने वाले बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब चेताने वाले मोड में आ गए। ठठरी बांधने वाले बाबा बागेश्वर ने 10 साल बाद वाला पर्चा निकाल दिया है, या यूं कहें कि 10 साल बाद वाली भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन इस भविष्यवाणी में क्या है, देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें सबने देखी, कनाडा में हिंदुओं पर हमले होते दुनिया ने देखे, और लगातार हिंदुओं को टारगेट करने पर बाबा बागेश्वर को अब डर सता रहा है। डर आज से 10 साल बाद वाला। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तो उसने तो शरण मांग ली भारत से, पर विचार करो, भारत में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो तुम कहां जाओगे? वो तो भारत आ गए, तुम कहां जाओगे? इसलिए बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट करने का बीड़ा उठा रखा है, जिसमें सहयोग कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का मिल रहा है। इसलिए सनातन यात्रा उन्होंने निकाली है और सनातनियों को जगाने के लिए 7 दिनों तक राम कथा भी होगी। अरे हम तुम्हारे बाप थे भाई, बाप थे, बाप है, बाप रहेंगे।
अगर हमें हटा दोगे तो हम कुछ नहीं बचेगा संसार में। मानवता किसको कहते हैं ये सनातन बताता है। साधु संतों के अलावा नेता भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक रहना है। जातियों में मत बटे, जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो देख रहेंगे। हमें ना जाति के नाम पर बटना है, ना भाषा के नाम पे बटना है, ना क्षेत्र के नाम पे बटना है। हमें तो एकजुट रहकर अपने भारत को आगे बढ़ाना है और नंबर 1 देश बनाना है। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है, जियो और जीने दो। सबका संदेश साफ है। जिस तरह बांग्लादेश और कनाडा में बंटने का खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ा, वो हालात भारत में न आए, इसलिए एकजुट रहना जरूरी है। अब एक एक करके दर्शकों को यही कहा जा रहा है कि बंटना नहीं है। इसके लिए रैलियां निकाली जा रही हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं, अलग अलग मंचों से कहा जा रहा है। लेकिन इस बात को लेकर साधु संत और राजनेता इकट्ठे अब मैदान में आ गए हैं। देखना होगा उनकी बातों का आप पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।